वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। और इस रासायनिक बलगतिकी में हमने पहली क्लास में पढ़ा था रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और दूसरी क्लास में हमने वेग का जो वेग है उसके प्रकारों का अध्ययन किया था और उसमें अभिक्रिया वेग के प्रदर्शन की बात की थी। आज बात करते हैं बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक या कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग की। तो देखो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग को समझने से पहले हम पढ़ते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। और जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जो 11th क्लास में पढ़ा था हमने, और ये नियम दिया था गुलबर्ग और वाजे ने। गुलबर्ग एवं वाजे, इन्होंने ये नियम दिया था और इन्होंने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो समानुपाती होता है आपके अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के। ये इन्होंने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले कारक होते हैं अर्थात अभिकारक रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन के समानुपाती होता है। और इसमें यह कहा था इन्होंने, मोल जो होते हैं पदार्थों के मोल को सांद्रता के घात में लिखते हैं, घात में लिखते हैं। ये बात कही थी किसने, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे ये है आपके A+B, तीर का निशान C+D, इसके लिए अगर आप अभिक्रिया वेग लिखोगे तो वेग समानुपाती A की सांद्रता में परिवर्तन और B की सांद्रता में परिवर्तन। और पदार्थों की सांद्रताओं को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, इनके मोल एक एक लिए लिख देंगे। और ये अभिक्रिया ये होती है जैसे A+2B, तीर का निशान 3C+4D। अब इसके लिए आपको अभिक्रिया वेग लिखना है, तो वेग समानुपाती में आ जाएगा आपके एक की सांद्रता, एक का मोल एक का तो एक रहेगा, बी की सांद्रता और बी की सांद्रता में परिवर्तन जो है इसके मोल 2 है तो सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी 2। यह आपके द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है जिन्हें आप अभिकारक कह रहे हो उनकी सांद्रता के समानुपाती होता है। और अभिकारकों के जो मोल है उनको सांद्रता की घातों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब अपना चैप्टर है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसे हम आगे वेग व्यंजक भी कह सकते हैं, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो देखो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा बनाते हैं पहले अभिक्रिया से। ये हमने लिया जैसे A+B, तीर का निशान, यहां हमने उत्पाद बनाया। तो सबसे पहले देखो इस अभिक्रिया के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, वेग लिख देता हूं। तो वेग समानुपाती क्या आएगा, एक की सांद्रता और बी की सांद्रता। अब देखो समानुपाती के चिन्ह को हटा रहे हैं तो वेग इज इक्वल क्या आ जाएगा, के समानुपाती स्थिरांक, एक की सांद्रता और बी की सांद्रता। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपने पास एक की सांद्रता की घात एक और बी की सांद्रता की घात भी कितनी है, एक। अगर हम ये मान लें कि एक की सांद्रता जो है इसमें परिवर्तन का मान एक हो और बी की सांद्रता में परिवर्तन भी कितना हो, एक, तो आपके वेग बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग बराबर वेग स्थिरांक कब हुआ, जब अभिकारक जो उनकी सांद्रताओं की घातों का योग कितना है, सॉरी सांद्रताओं की घात, सांद्रताओं में परिवर्तन कितना है, इकाई का एक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी रासायनिक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक
अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन इकाई होता है, इकाई यानी एक होता है। तो उस अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, जिसे के से दर्शाते हैं। तो देखो जो वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कब कह रहे हैं, जब अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन एक है तो आपके वेग बराबर के। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन इकाई हो तो उस अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ले वो स्क्रीनशॉट। ये तो हो गया बच्चों आपके विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बाद विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई की। विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या के की इकाई या यूनिट। हम यूनिट निकाल लेते हैं, किसकी यूनिट निकाल रहे हैं, के की यूनिट निकाल लेते हैं। वेग स्थिरांक जो है इसकी इकाई निकालते हैं, वो देखो यहां पर ले लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, तीर का निशान आपके आगे वही उत्पाद बन रहा है। देखो ये अभिक्रिया दी हुई है, ये कह रहा है इस अभिक्रिया में कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अभिकारक है और स्मॉल ए स्मॉल बी के इन अभिकारकों के मोल। तो सबसे पहले वेग लिखते हैं, तो वेग तो वही आपके समानुपाती आएगा किसके, एक की सांद्रता और मोल घात में चले जाएंगे ए, फिर बी की सांद्रता और मोल कहां चले जाएंगे घात में। यह आपका कहां से आया, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से यह बना दिया हमने। तो सबसे पहले हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, और ये क्या करता है, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के, और क्रिया कारकों की सांद्रताओं के मोल दिए हुए तो सांद्रता घात के रूप में लिख दो। समानुपाती चिन्ह को हटाओ तो वेग इज इक्वल समानुपाती स्थिरांक, एक की सांद्रता की घात ए है और बी की सांद्रता की घात क्या है, स्मॉल बी है। बच्चों देखो ए और बी दो अभिकारक है और यहाँ पर ए और बी को किस रूप में दर्शा रहे हैं, सांद्रता के रूप में दर्शा रहे हैं। मतलब मैं ये लिख दूं ए बराबर बी और ये बराबर है सांद्रता, यानी तीनों ही सांद्रता है। तो मतलब जहां ए और बी लिखा हुआ है वहां मैं सांद्रता लिख सकता हूं। तो देखो वेग इज इक्वल के सांद्रता घात स्मॉल ए, फिर सांद्रता घात स्मॉल बी। देखो सांद्रता कॉमन ले लेते हैं तो वेग इज इक्वल के सांद्रता, और जब बच्चों आपके पद समान हो तो सांद्रताओं की घातें जुड़ जाएगी तो ए प्लस बी। अब बच्चों देखो एक में दो जोड़ते हो तो तीन है, दो में दो जोड़ते हो तो चार है,
ऐसे ही ए और बी को जोड़ोगे तो कोई तो वैल्यू आएगी। तो मान लो ए का मान 1 है और बी का मान 2 है तो 3 आएगा। वैसे ही जब ए और बी को जोड़े तो अपने जो मान आएगा वो मान लेते हैं स्मॉल एन। ए और बी का योग क्या मान लेते हैं एन। तो मैं क्या लिख दूं, वेग इज इक्वल के सांद्रता, और सांद्रता की घात क्या लिख देते हैं, ए और बी का योग यानी एन लिख देते हैं। ये अपने वेग बराबर आ गया। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को के निकालना है। तो के बराबर में इसको ऐसे लिख दूं, के बराबर वेग बट्टा सांद्रता घात एन, सांद्रता घात एन। देखो सांद्रता को मैं ऊपर ले जाता हूं तो के बराबर वेग बट्टा बट्टा में सांद्रता हो तो ऊपर चली जाएगी। तो ये सांद्रता, और जो हर से जब किसी वस्तु को अंश में ले जाते हैं तो जो सांद्रता की घात है उसका साइन बदल जाएगा तो माइनस है। अब बच्चों देखो वेग, वेग का सूत्र लिखते हैं। आज या कल जो क्लास में पढ़ी थी उनमें वेग का सूत्र पढ़ा था। सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन के लिए बड़ा कांस्टेंट लिख दो मैं, बट्टा समय, यही होता है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहां लिख देता हूं मैं वी नो दैट। हम जानते हैं कि वेग बराबर सांद्रता बटा समय है। तो जहां वेग लिखा हो मैं ये लिख सकता हूं, ये इक्वेशन 2 है। एक बार ये स्क्रीनशॉट लो आराम से। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, जहां आपके ये के बराबर वेग लिखा हुआ है उस वेग की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सांद्रता बट्टा समय, और सांद्रता के स्थान पर आपके वही सांद्रता रह जाएगी। सांद्रता की घात क्या है, माइनस है। देखो भाई ये लिखा हुआ वेग सांद्रता की घात n, वेग की जगह आपको लिखना है सांद्रता बट्टा समय, बाकी सांद्रता की जगह सांद्रता। तो ये देखो वेग की जगह सांद्रता बट्टा समय आ गया, सांद्रता की जगह सांद्रता, और घात n माइनस में के वही सांद्रता कॉमन ले लो। ये ले साहब सांद्रता कॉमन, इस सांद्रता की घात 1 है, इसकी n है माइनस, तो ये 1 माइनस n बट्टा ये समय। अब इनकी इकाई लिख देते हैं। तो वापस वही वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, सांद्रता की यूनिट, सांद्रता की यूनिट मोलरता भी क्या है, एक सांद्रता है। और मोलरता की यूनिट क्या लिखते हो आप, मोल प्रति लीटर, ये लिखते हैं। और समय की यूनिट, समय की यूनिट मूलभूत भौतिक इकाई है समय, तो इसकी इकाई क्या है, सेकेंड। ये दोनों इकाइयां लिख देते हैं समीकरण में। तो देखो अपने पास K इज इक्वल क्या आ जाएगा, सांद्रता के मोल पर लीटर लिख दे, तो ये लिख दिया साहब मोल पर लीटर, और घात क्या जाएगी 1 माइनस n बट्टा समय की सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो K इज इक्वल मोल लीटर, और इनकी सांद्रता की घात 1 माइनस n है, सेकंड ऊपर आ जाएगा तो माइनस, ये हो गया अपने पास। इनको देखो ऐसे लिख सकता हूं, K इज इक्वल मोल 1 माइनस n लीटर, लीटर की भी घात 1 माइनस n ही है, और गुणा में सेकंड माइनस है। लीटर को भी ऊपर ले चलते हैं तो K इज इक्वल मोल की घात 1 माइनस n, लीटर को ऊपर ले जाते हैं तो लीटर की घात क्या हो जाएगी आपके 1 प्लस का माइनस का आ जाएगा, n माइनस का प्लस का, यानी माइनस 1 प्लस n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो मैं प्लस को पहले लिख देता हूं, तो ये लिख दिया मैंने n प्लस का माइनस 1, और ये सेकंड माइनस।
ये क्या आ गई आपके के की यूनिट आ गई बच्चों। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो वापस देख लो एक बार। देखो सबसे पहले यह आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, ए और बी को जोड़ोगे तो उत्पाद बनेगा, जहां ए का मोल ए है और बी का मोल स्मॉल बी है। दर्वनुपाती क्रिया नियम लागू करें तो अभिक्रिया वेग क्या होता है, क्रियाकार की सांद्रता ये समानुपाती होता है, तो वेग समानुपाती ए की सांद्रता और मोल घात में चला गया, बी की सांद्रता और मोल घात में चला गया। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए सदैव समानुपाती स्थिरांक लेते हैं, तो ये स्थिरांक बराबर का चिन्ह लगाया, क्या लगा दिया, बाकी है वैसा लिख दिया। देखो ए बी सांद्रता को दर्शा रहा है, बी बी सांद्रता को, मतलब ए और बी दो अभिकारकों की सांद्रता है, तो ए और बी की जगह हम सांद्रता लिख सकते हैं। तो वेग बराबर के सांद्रता, ए की सांद्रता घात ए और सांद्रता घात बी। ये देखो दोनों पद समान है, पद समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, या ये बोल दो कि भाई सांद्रता को कॉमन ले लिया तो रह गया a प्लस बी। ए और बी का योग हमने मान लिया n आता है, तो जहां a प्लस बी लिखा हुआ n लिख दिया। अब देखो अपने को k ज्ञात करना है, तो जैसे ही k ज्ञात करो तो इस वेग में सांद्रता की घात n का भाग लगा दो, सांद्रता को ऊपर ले गए, घात बदल कर माइनस n हो गई, अपने क्या आ गया k बराबर वेग सांद्रता घात माइनस n। अब जो वेग जो होता है, वेग का सूत्र क्या होता है, सांद्रता बटा समय होता है वेग की परिभाषा से। तो जहां वेग लिखा हुआ सांद्रता बटा समय लिख दो, ये लिख दिया साहब वेग की जगह सांद्रता बटा समय, सांद्रता घात n की जगह सांद्रता घात माइनस n, ये k बराबर, यहां देखो सांद्रता कॉमन ले ली, इसकी घात 1 माइनस n रह गया बटा समय। वी नो दैट, हम जानते हैं सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। जहां सांद्रता है वहां मोल पर लीटर लिख देते हैं, समय वहां सेकंड लिख देते हैं। देखो सेकंड को ऊपर ले गए तो सेकंड इनवर्स हो गया, ये दोनों की घात है तो प्रत्येक प्रत्येक लिख दिया। अब लीटर को ऊपर ले जाते हैं तो घात बदल गई, जो प्लस का है वो तो माइनस का हो गया, माइनस का वो प्लस का। तो अपने पास के की यूनिट क्या आ गई, के बराबर मोल की घात 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और सेकंड माइनस 1 आ गई। ये आ गई बच्चों आपके के की यूनिट, क्या आ गई आपके पास के की यूनिट। ठीक है, तो के की यूनिट आपके पास ये आई, के की यूनिट या इकाई ये आई आपके पास मोल, मोल की घात तो बच्चों आपके 1 माइनस n, लीटर, लीटर की घात है आपके बच्चों n माइनस 1 और सेकंड माइनस 1। अब बच्चों इससे के की यूनिट से हम किसी भी पदार्थ की क्या निकाल सकते हैं, कोटि और उसकी इकाई। तो देखो पहले मैं आपको हल्का सा कोटि के बारे में बताता हूँ। बात करें बच्चों कोटि क्या है, कोटि के बारे में आगे वापस पढ़ाऊंगा आपको, अणुसंख्यता और कोटि, या चलो यहाँ पर अणुसंख्यता और कोटि पढ़ लेते हैं फिर इसको काम में लेंगे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखो अणुसंख्यता और कोटि, अपना नेक्स्ट टॉपिक है अणुसंख्यता। अणुसंख्यता जिसको आणविकता भी कहते हैं, आणविकता एवं कोटि, समझना इसको, अणुसंख्यता, आणविकता एवं कोटि। देखो जो अणुसंख्यता, आणविकता और कोटि दोनों की बात करें, ये अपने पास जैसे एक क्लास है, ये क्लास रूम है, और इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स की बात करें तो अपने पास टोटल जैसे 42 स्टूडेंट है इस पूरी क्लास में। अब परीक्षा का जो रिजल्ट आया तो परीक्षा में जो पास होने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या 40 है, और जो फेल होने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी है, 2 है। और इन 40 के अलावा, या चलो यहाँ पर हाँ 40 की जगह 39 कर देते, 39 बच्चे पास, क्लियर पास है, 2 बच्चे क्लियर फेल है, और एक बच्चा जो है उसके जी लगा है, ग्रेस लगा है किसी एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में मान लेते हैं, ये इसके 1 नंबर से या 2 नंबर से ग्रेस लगा है। ये अपने इस क्लास की व्यवस्था है। तो किसी भी क्लास में जैसे 12th साइंस में टोटल 42 स्टूडेंट है,
परीक्षा का जब बोर्ड रिजल्ट आया तो 39 क्या हो गए पास, 2 बच्चे फेल हो गए और 1 बच्चे के अंग्रेजी में ग्रेस लग गया। अब यहाँ पर आपसे कोई भी आकर पूछता है कि 12th साइंस में कुल स्टूडेंट कितने थे, तो आप फिर भी क्या कहोगे, टोटल स्टूडेंट आप कहोगे 42। अगर कोई कहेगी इनमें से पास कितने हुए, तो आप कहोगे 39। तो कुल स्टूडेंट पूछेंगे तब आप सभी को बताओगे, और जब पास स्टूडेंट पूछोगे तो आप 39 बताओगे। तो अणुसंख्यता या आणविकता का अपना सीधा मीनिंग क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों की संख्या। जैसे A प्लस बी और आगे उत्पाद बन रहा है, आपसे पूछे इसकी अणुसंख्या कितनी है, तो A के मोल 1 है, B के मोल 1 है, 1 प्लस 1 बराबर 2। अगर ये दिया हुआ A प्लस 2B, आपसे पूछे इसकी अणुसंख्या या आणविकता कितनी है, एक का मोल 1 है, B का मोल कितना है 2, तो 3। तो अणुसंख्यता या आणविकता से सीधा मतलब क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों की संख्या को उसकी अणुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। लेकिन वो जो कोटि क्या है, कोटि है उन कणों में से अभिक्रिया का वेग जिन कणों पर निर्भर करता है, सभी कणों की संख्या नहीं, केवल उन कणों की संख्या जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 39। जो फेल हो गए वो तो क्लास का रिजल्ट जो है उसको खराब ही करे, रिजल्ट को बेटर कौन बना रहे, जो पास हो रहे। तो कोटि क्या है 39, जब अणुसंख्यता कितनी है 42। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों के कुल मोलों की संख्या को तो कहा जाता है अणुसंख्यता या आणविकता, जबकि उस अभिक्रिया में जिन कणों की संख्या पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उन कणों को कहते हैं बच्चों उस अभिक्रिया की कोटि। बच्चों हम देखो इसमें देखने वाली बात क्या है, चाहे पूरे 39 ये 42 बच्चे पूरे फेल हो गए तब भी कक्षा में स्टूडेंट की संख्या 42 रहेगी, और सारे पास हो जाए तब भी 42 रहेगी। तो अणुसंख्यता या आणविकता जो होती है ये सदैव पूर्णांक में होती है, कभी भी इसका मान शून्य नहीं होता है और कभी भी इसका मान नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन बच्चों कोटि 0 आ सकती है कैसे, एक क्लास में 42 स्टूडेंट है, सारे के सारे फेल हो गए, तो अणुसंख्यता कितनी कोटि कितनी आ गई, 0 आ गई। मान लो 15 बच्चे पास हो गए और कुछ बच्चे ग्रेस के द्वारा पास हुए, तो उस कंडीशन में मान भिन्नात्मक आ सकता है। सारे बच्चे फेल हो गए और उनमें से जिनके ग्रेस आया था वो भी फेल हो गए, तो कोटि नेगेटिव भी आ सकती है अपने, या स्कूल वाले वो बच्चों को दूसरे साल फ्री में पढ़ाना पड़ रहा है और वो फिर फेल हो गए तो कोटि नेगेटिव हो गई। मतलब अणुसंख्यता का मान सदैव पूर्णांक होता है, कभी भी शून्य नहीं होता है और कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। भाई पास होने वाले बच्चे हैं उनमें से एक के सप्लीमेंट्री आई है तो वो पूरा पास नहीं है, लेकिन काउंटिंग में तो पूरा आएगा। तो अणुसंख्यता पूर्णांक होती है, कभी भी शून्य नहीं होती और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। जबकि बच्चों कोटि शून्य हो सकती है जब सारे फेल हो गए, धनात्मक हो सकती है जितने पास हुए उस आधार पर, ऋणात्मक हो सकती है दूसरे बार फेल हो गए, भिन्नात्मक हो सकती है किसी बच्चे ग्रेस लगे या सप्लीमेंट्री आ गई। ठीक है, दोनों के बारे में लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं अणुसंख्यता की बात, अणुसंख्यता या आणविकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों के मोलों की कुल संख्या, मोलों की कुल संख्या उस अभिक्रिया की
अणुसंकेता अणुसंकेता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों के मोलों की संख्या उसकी अणुसंकेता कहलाती है। जैसे 2NH3 तीर का निशान N2 प्लस 3H2। अणुसंकेता को आपसे पूछे तो अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी है? 2 है। इसी अभिक्रिया में से लिखो N2 3H2, ये तीर का निशान, ये बन गया आपके पास 2 मोल अमोनिया। अब पूछे इसकी अणुसंख्यता कितनी है? तो देखो N2 के मोल कितने बच्चों? 8 और हाइड्रोजन के मोल 3, तो अणुसंख्यता कितनी है? 4। ये होती है अणुसंख्यता। ले स्क्रीनशॉट। अब बात कर लेते हैं बच्चों कोटि। तो कोटि की दो परिभाषा लिख सकते हैं। एक तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों में से जिन कणों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उन कणों की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या आप दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो? वेग नियम। दर अनुपाती क्रिया नियम तो लिखते हैं ना, वैसे हम वेग नियम लिखते हैं। वेग नियम जिसको दर नियम भी कह सकते हैं। वेग नियम या दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग कोटि कहलाता है। जैसे हमने देखा था वेग समानुपाती था a की घात a b की घात b। तो अपने पास योग क्या आ जाएगा? कोटि निकालना है तो सांद्रताओं की घातों का योग, तो a प्लस बी। या मान लो आपके पास दिया हुआ वेग बराबर a की घात 1 दी हुई है, b की घात आपको 1/2 दी हुई है। तब आपसे इसकी कोटि पूछे तो वही कोटि बराबर 1 प्लस 1/2। सोल्व कर दो इसको। 2 प्लस 1 यानी 3/2। तो ये आपकी क्या जाएगी? अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। अभिक्रिया की कोटि। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये तो हो गई बच्चों आपके अणुसंकेता और कोटि। अब बात कर लेते हैं दोनों में अंतर। अणुसंकेता और कोटि। तो देखो भाग लेने वाले कुल कणों की संख्या, भाग लेने वाले कुल कणों की संख्या होती है। ठीक है। और ये क्या होती है? उन कणों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, ये एक अंतर। तो
अनुसंख्यता मतलब कुल कणों की संख्या है, कोटि मतलब केवल वो कण है जिन पर विक्रिया वेग निर्भर करता है। ये सदैव पूर्णांक होती है। सदैव क्या होती है? पूर्णांक, अर्थात शून्य, ऋणात्मक, एवं ऋणात्मक। चलो ऋणात्मक को बता देते हैं। नहीं होती है। कोटि जो बच्चों, ये शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं पूर्णांक हो सकती है, हो सकती है। ये होती है बच्चों आपके अनुसंख्यता और कोटि। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, कक्षाओं को नियमित देखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।